हमारे YouTube चैनल एन मिश्रा ऑनलाइन जीएस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। हम आज संवैधानिक विकास के उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां अंग्रेज़ों को लामोहला भारतीयों को स्थानीय स्वायत्तता देनी पड़ी, स्थानीय प्रतिनिधित्व देना पड़ा। ऐसे ही परिप्रेक्ष्य में आता है 1854 का अधिनियम, 1854 का चार्टर एक्ट। इसके बारे में हम ये भी बताना चाहेंगे, ये आखिरी चार्टर एक्ट था। ये आखिरी चार्टर एक्ट था 1854 का अधिनियम। इतना ही नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया भी यह आखिरी चार्टर एक्ट था। जैसा कि मैं इसके पहले आपको बता चुका हूं, 1793 से भारत में चार्टर एक्ट दिया जाने लगा था और ये 1854 तक चला। 1854 तक जो चार्टर एक्ट चला, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया आखिरी चार्टर एक्ट था। इसके बाद तो फिर 1857 की क्रांति हो गई और क्रांति के बाद फिर ब्रिटिश सरकार स्वयं अपने द्वारा अपनी संस्था को नियम विनियम अधिनियम विलेख इत्यादि भेजने लगी थी। ये हुआ। तो आप इसे कह सकते हैं कि जो 1854 का अधिनियम है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा गया यह आखिरी चार्टर था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया आखिरी चार्टर एक्ट था। इसमें जो कुछ नियम विनियम है वो प्रमुख हैं, देख लीजिए। विशेषताएं, क्या विशेषताएं इसमें हैं? उसमें नंबर 1, इस चार्टर द्वारा सरकार ने क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया। जो दूसरी इसकी विशेषता है, विशेषता नंबर 2, वो है संपूर्ण भारत के लिए एक विधान परिषद की स्थापना हुई। संपूर्ण भारत के लिए एक विधान परिषद की स्थापना हुई। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस चार्टर द्वारा सरकार ने क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत स्वीकार किया और संपूर्ण भारत के लिए एक विधान परिषद की स्थापना हुई। इसकी विशेषता ये भी कि 1854 का ये जो चार्टर एक्ट है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा गया आखिरी चार्टर एक्ट था, क्योंकि इसके बाद 1857 की क्रांति हो गई। तो ये इसकी विशेषता है। जो विधान परिषद बनी थी, के कुल 12 सदस्य थे। कितने? 12 सदस्य कुल विधान परिषद के हुआ करते थे। ये इस अधिनियम की विशेषता है आपके सामने।
1854 का एक्ट आखिरी एक्ट। 1857 की क्रांति इसके बाद होती है और 1857 की क्रांति के बाद तुरंत बाद 1858 में ए गुड गवर्नमेंट फॉर इंडिया, ब्रिटेन की सरकार ने भारत के लिए एक अच्छी सरकार की व्यवस्था करके भेजा था। उसकी भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, बल्कि ये कह सकते हैं कि 1858 का जो एक्ट है वो चार्टर एक्ट नहीं है। 1858 का जो एक्ट है उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया। तो जो थोड़ा सा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिखाई देता है और जिसके द्वारा संपूर्ण भारत के लिए एक विधान परिषद की स्थापना होती है, जिसके 12 सदस्य होते हैं, ये एक नया कार्य होने के बाद अब 1858 के एक्ट में एक आमूल-चूल परिवर्तन आया। वो क्या था, जरा हम लोग इसको भी देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं 1858 का एक्ट। इसे ए गुड गवर्नमेंट फॉर इंडिया इंग्लैंड की संसद में कहा गया। भारत के लिए एक अच्छी सरकार की व्यवस्था, ऐसा कहा गया था वहां। देख लेते हैं, ये जो 1858 का एक्ट आता है ये 1857 के परिप्रेक्ष्य में आता है। 1857 में भारत में क्रांति हो गई थी और क्रांति होने के तुरंत बाद यद्यपि क्रांति का बर्बरतापूर्वक दमन किया गया, लेकिन अब भारतीय जनमानस में बड़ा तनाव न हो इसके लिए एक ऐसी वहाँ सरकारी व्यवस्था भेजी जाए जिससे लोगों का मन थोड़ा शांत हो जाए। और साथ ही साथ इस 1857 की क्रांति के कौन कौन से लोग कारण थे, कौन कौन से लोग अपराधी थे, उनको दंडित किया गया इस एक्ट के द्वारा। जैसे देखिए 1858 के एक्ट में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, यानी भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। किसका शासन आ गया? भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी के ताज में सौंप दिया गया। और इस आशय की घोषणा इलाहाबाद से, वहां पर एक मिंटो पार्क है इलाहाबाद में, मिंटो पार्क से उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल, अब जो कि वायसराय कहलाने लगे थे, उन्होंने किया था इलाहाबाद में मिंटो पार्क। आजकल उसका नाम मदन मोहन मालवीय पार्क, मदन मोहन मालवीय पार्क, तब वो मिंटो पार्क हुआ करता था। और उससे जो है वहीं पर उन्होंने एक घोषणा किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया जाता है और अब भारत का शासन स्वयं ब्रिटेन की महारानी संभालेंगी, यानी ब्रिटेन की महारानी भारत की भी साम्राज्ञी बन गई। अब तो क्लियर? तो यानी इस एक्ट द्वारा जो पहला कार्य हुआ, उस पहले कार्य में ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को समाप्त कर दिया। ओके, यानी अब वे स्वयं भारत की साम्राज्ञी बन गई, नंबर 1। नंबर 2, इसमें क्या हुआ, इसमें जो नंबर 2 होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समाप्त। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समाप्त। इसकी जगह भारत का शासन चलाने के लिए भारत सचिव पद का सृजन किया गया। भारत सचिव पद का सृजन किया गया और ये भारत सचिव का जो पद था, ये इंग्लैंड की संसद के 15 सदस्यीय सांसदों का एक प्रतिनिधि, एक कैबिनेट था जो भारत के शासन के उत्तरदायी होता था। यानी अब भारत सचिव या भारत राज्य सचिव पद हो गया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों का कार्य करने लगा। ओके, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? वायसराय। वायसराय, भारत के गवर्नर जनरल अब वायसराय कहे जाने लगे, यानी शाही प्रतिनिधि हो गए वो। और इसी तरह से इसमें जो व्यवस्थाएं एक उसमें अतिरिक्त रूप में की गई। इंग्लैंड की महारानी का कहना था कि भारत में साम्राज्य विस्तार करना इंग्लैंड की प्रतिष्ठा के खिलाफ होगा और कन्वेंटेड जो IAS वगैरह की परीक्षाएं होती थी वो संकेंद्रित रूप से भारत में भी होने लगी। ये सारी चीज़ें 1858 के एक्ट में सरकार ने किया। अब तो क्लियर यहाँ तक? इसे लिख दिया जाए, हम लोग लिख देते हैं। 1858 के एक्ट में लिखा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर दिया।
ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर दिया गया तथा भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी के ताज में निहित हो गया। ठीक, यानी ब्रिटेन की साम्राज्य स्वयं भारत की साम्राज्य बन गई। ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समाप्त। को समाप्त कर दिया गया। ठीक, इसकी जगह भारत सचिव पद का सृजन हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समाप्त, इसकी जगह भारत सचिव पद का सृजन हो गया। गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलाने लगे। गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगे और अब ये शाही प्रतिनिधि हो गए। गवर्नर जनरल महोदय अब ये वायसराय कहलाने लगे। इस तरह से भारत में साम्राज्य विस्तार कुछ समय के लिए रोक दिया गया। ओके, ये रहा 1858 का एक्ट जो आपके सामने है, गुड गवर्नमेंट फॉर इंडिया। इंग्लैंड की संसद में ये बातें की गई। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि भारत के उस समय के गवर्नर जनरल ने मिंटो पार्क से, इलाहाबाद के मिंटो पार्क से ऐसे आशय की घोषणा की थी कि आज से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है और भारत का शासन अब ब्रिटेन की महारानी संभालेंगी। और महारानी की तरफ से इस शासन के जिम्मेदार कौन होगा? भारत सचिव। भारत सचिव इंग्लैंड की संसद में 15 सदस्यीय सांसदों का एक दल होता था जिसका मुखिया भारत सचिव होता था और इंग्लैंड की महारानी की तरफ से वो भारत का शासन संभालता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समाप्त और इसी से आप कह सकते हैं कि द्वैध शासन भी समाप्त हो गया। 1858 के इस एक्ट द्वारा द्वैध शासन भारत में समाप्त। आप यहाँ लिख भी सकते हैं, इस एक्ट द्वारा भारत में द्वैध शासन समाप्त। ठीक, ये इतनी चीजें मुख्य मुख्य 1858 के एक्ट में। ओके, तो हम लोग अब 10 सेकंड इसको देख करके फिर आगे बढ़ते हैं। 1861 के एक्ट में यहाँ से इंडियन काउंसिल एक्ट आना शुरू होता है। 1858 में 1858 के बाद 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया। इंडियन काउंसिल एक्ट यहीं से आना शुरू होता है। का भारत परिषद अधिनियम, ये इंडियन काउंसिल एक्ट आया। नॉट ओनली एक्ट, नॉट चार्टर एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के बड़े जल्दी ही, एक दशक बीतना तो बड़ी दूर की बात हो गई, मुश्किल से 2-3 साल बाद 1861 में भारत परिषद अधिनियम आ गया, इंडियन काउंसिल एक्ट। ब्रिटेन की सरकार को अभी भी ये आभास था कि कहीं न कहीं उसने अधूरा सुधार कुछ किया है, तो एक पूरा सुधार किया जाए, भारत में भारत परिषद अधिनियम भेजा जाए। इसके लिए उन्होंने
1861 में भारत परिषद अधिनियम भेजा। इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं, जरा हम लोग इसको जान लेते हैं। 1861 में ध्यान रहे, 1861 में जो ब्रिटेन की सरकार ने प्रयास किया, उसके लिए उसने पहले जो वायसराय होता था उसको कुछ अधिकार दिए, पावर दिया उसको, वायसराय को अधिकार दिया गया। जब वायसराय को अधिकार दिया गया कि आप भारत का शासन चलाएं, भारत सचिव आपको दिशा निर्देश देता, डायरेक्शन देता रहेगा, तो अब जब उसने चलाना शुरू किया तो उसने सबसे पहले विभागों की स्थापना की। वायसराय ने विभागों की स्थापना की, फलाना विभाग, ढमकाना विभाग, यहीं से विभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है। डिपार्टमेंटल सिस्टम वाज स्टार्ट इन 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट इन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये पहली बार शुरुआत होती है। ठीक, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि इस अधिनियम द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। प्रत्येक विभाग की जो उत्तरदायी लोग होते थे, उन्होंने एक मंत्री की तरह काम किया, तो यानी कैबिनेट सिस्टम की भी शुरुआत यहीं से होती है। तो दूसरा आप लिख सकते हैं, इसी अधिनियम द्वारा मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत भी हुई। इसी अधिनियम द्वारा मंत्रिमंडलीय प्रणाली की भी शुरुआत हुई, यानी कैबिनेट सिस्टम भी इसी अधिनियम द्वारा शुरू हुआ। ओके, और देखिए इसमें क्या किया गया, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 60, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 60 हो गई। इतना ही नहीं, वायसराय को परिषद की सहमति से अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। ठीक, वायसराय हैज गेन पावर टू असेंट इंडियन काउंसिल टू इम्पीचमेंट गेन, अर्थात तो इम्पीचमेंट अध्यादेश जारी कर सकता था, कानून नहीं बने, बस जो कह दिया मेरा वचन ही शासन है, हो गया। कहते हैं ना महारानी शिवगामी, क्योंकि मेरा वचन ही शासन है। ये अध्यादेश अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई, इम्पीचमेंट अर्थात तो अध्यादेश जारी कर सकती थी। यहाँ गवर्नर को ये दी गई कि काउंसिल अगर सहमत है तो इन केस सभी काउंसिल की बैठक नहीं चल रही हो, आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं। एक अधिकार और दिया गया, वायसराय को नए राज्यों के निर्माण तथा उनके सीमा परिवर्तन करने की भी शक्ति प्राप्त हुई। ये भी प्राप्त हुआ वायसराय महोदय को। ओके, ये इतनी चीजें 1861 के भारत परिषद अधिनियम
इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसमें आखिरकार वायसराय को सारी शक्तियाँ प्राप्त हुई। इसके लिए उन्होंने उत्तरदायी शासन इत्यादि की भी बात की थी। 1861 के परिषद में आता है। ठीक, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 1893 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम। 1892 का अधिनियम में क्या क्या होता है, जो दो चीज़ें उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो आज हम देख लेते हैं इसी समय। 1892 का अधिनियम कुछ मायनों में अनूठा था, सभी मायनों में तो नहीं, लेकिन कुछ मायनों में अनूठा था। जैसे 1892 के अधिनियम में विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हुई। एक संसदीय प्रणाली की शुरुआत होती है। ठीक, और साथ ही साथ इसी समय चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, सदस्यों के चुने जाने की बात हुई। दो चीजें इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप कह सकते हैं इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अर्थात संसदीय प्रक्रिया शुरू हुई या संसदीय प्रणाली शुरू हुई। ओके, दूसरी चीज जो इसमें आती है, परिषद के सदस्य बजट पर बहस कर सकते थे। प्रश्न पूछ सकते थे। परिषद के सदस्य बजट पर बहस कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे। यद्यपि अभी उन पर वे मताधिकार का अधिकार नहीं रखते थे। इस पर इलेक्शन नहीं हो सकता था कि आप इस पर मताधिकार दीजिए, सरकार गिरे पड़े, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और साथ ही साथ इस अधिनियम के द्वारा ही कह सकते हैं कि एक संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रक्रिया की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के बाद तब आता है 1909 का अधिनियम, पार्लियामेंट्री सुधार, 1919 का अधिनियम, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार, और 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जो भारत के इतिहास में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट साबित हुआ, क्योंकि हमारा वर्तमान जो संविधान है और मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन इज इफेक्टेड ओवरऑल 1935 कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा प्रभावित है हमारा संविधान। तो आज बस इतना ही। हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें सुझाव भी दें। हम आपके सुझाव मानने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और आज बस इतना ही। कल हम आपको जो अभी बताए उसको पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।